अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को देख रहे होते हैं और यही में क्लास में थर्ड आती है। ये देखकर कीगो कहने लगता है, यार हम लोग तो बीजीएमआई खेलते रह गए, ये पढ़ाई वढ़ाई हमसे नहीं होगी, बैक बेंचर्स पार्टी जिंदाबाद। कीगो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि इसके नल्ले दोस्तों में से कोई भी टॉप 50 वाली पोजीशन पे भी नहीं आया है क्लास में। पर तभी इसका दोस्त मिजीरो इसे लिस्ट को ध्यान से देखने के लिए कहता है और इसे दिखाता है कि इचिगो 23 रैंक पर है भाई और वो पास हो चुका है। ये देखकर कीगो शॉक्ड रह जाता है कि भाई ये इचिगो जैसा नल्ला आज स्कूल भी नहीं आता, ये कैसे पास हो गया। इचिगो बाजी एग्जाम वाले दिन तो आपने कहा था कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, पूरी रात एनिमिटी भैया की वीडियो देख रहे थे एग्जाम से पहले, आपने स्टडीज कब कर ली? दरअसल मैंने पहले ही सब कुछ पढ़ लिया था, एग्जाम से एक दिन पहले कुछ समझ नहीं आता मुझे। तुम एक नंबर की गद्दारी कर रहे हो, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। एग्जाम्स वाले दिन भी मैंने तुम्हें गेड़ी मारने के लिए कहा था ताकि माइंड फ्रेश हो जाए, पर तुम नहीं आते। पक्का तुम उस वक्त पढ़ रहे होगे, गद्दारी कर रहे इंसान। इचिगो भैया अब पढ़ाकू हो चुके हो, अब बैक बेंचर्स पार्टी में से आप निकाले जाते हो। और तभी सादो भी दिखाता है कि भाई इसका रैंक 11th है, इचिगो से भी आगे है बंदा। ये देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं कि ये पहलवान बुद्धि जो कि पूरा दिन जिम में घुस रहता है ये भी पास हो गया। ये देखकर इन दोनों की हालत खराब हो जाती है और दोनों चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए चले जाते हैं। अरे यार क्या है लोग, चलो देखते हैं क्लास में फर्स्ट कौन आया है। इचिगो लिस्ट पे दिखता है कि अमितात्सु इशिदा नाम के एक स्टूडेंट ने क्लास में टॉप किया है। ये कौन है? इशिदा इचिगो क्या तुम भूल गए? ये उरियो इशिदा है, ये हमारी ही क्लास में है। यहाँ पर रुकिया का फोन काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए उराहारा को कॉल लगाती है पर उराहारा कॉल को नहीं उठाता है। और तभी रुकिया के फोन में एक नया मिशन आ जाता है और जल्दी से इचिगो को अपने साथ लेकर एक हॉलो की डायरेक्शन में जाने लगती है। और जाते हुए इचिगो उरियो इशिदा से टकरा जाता है। ये चश्मे वाला दोपहर से शाम हो जाती है लेकिन अभी तक इन दोनों को वो हॉलो नहीं मिलता है और इचिगो अपनी बॉडी के अंदर वापस जाने लगता है। पर तभी उरियो इशिदा यहाँ पर आ जाता है। तुम उस हॉलो को देख सकते हो है ना? ये सुनकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं कि भाई ये क्या, इसे कैसे पता चला कि हम हॉलो को ढूंढ रहे थे। तभी इशिदा कुछ सेंस करता है, यहाँ आसपास एक नया हॉलो अपीयर हुआ है और रुकिया के फोन में भी इसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। और तभी उरियो उस हॉलो की डायरेक्शन को बताने लगता है, वो हॉलो उस तरफ है। तुम्हें तो सोल रिपर की बेसिक्स भी मालूम नहीं है मिस्टर सोल रिपर। तभी इशिदा के लॉकेट में से एक ब्लू कलर की फ्लेम बाहर निकलने लगती है और इशिदा इसी जगह पर खड़े खड़े ही इस हॉलो को आसानी से मार गिराता है। ये देखकर इचिगो और रुकिया हैरान रह जाते हैं कि भाई ये बंदा है कौन? तुम हो कौन? मैं हूँ उरियो इशिदा इकोन्सी और मुझे तुम जैसे सोल रिपर्स से नफरत है, इचिगो कुरोसाकी। अगले दिन इचिगो अपने स्कूल जाता है लेकिन अभी भी उरियो इशिदा के बारे में ही सोच रहा होता है और इस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि इस बंदे ने इचिगो की बहुत ज्यादा इंसल्ट की है, वो भी इसकी पहली मुलाकात में ही। तभी ओरिहिमे यहाँ पर आ जाती है और इचिगो ओरिहिमे से उरियो के बारे में पूछने लग जाता है कि भाई वो बंदा है कौन? तुम इशिदा की बात कर रहे हो? हाँ, दरअसल हम दोनों साथ में ही काम करते हैं हैंडीक्राफ्ट क्लब में। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ इचिगो, मेरे साथ आओ। इचिगो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उरियो हैंडीक्राफ्ट क्लब में है भाई, पर है तो इतना खतरनाक, तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये बंदा? छुट्टी होने के बाद उरियो अपने घर जा रहा होता है लेकिन तभी बीच रास्ते में रुक जाता है। क्या तुम मेरे घर तक मेरा पीछा करने वाले हो इचिगो कुरोसाकी? तुम्हें कब पता चला कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था? जब तुम दरवाजे से छुपकर मुझे देख रहे थे। और हाँ, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी समय से लीक हो रही है, लगता है तुम हाई स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस नहीं कर सकते हो, इसी वजह से तुम्हें आज तक मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं चल पाया है। और मुझे ये भी मालूम है कि तुम मई महीने के बीच में एक स्कूल रिपर बने थे और मुझे उस रुकिया कुचुकी के बारे में भी मालूम है। तभी उरियो कुछ स्पिरिट रिबन्स को महसूस करके इचिगो वाले स्पिरिट रिबन को पकड़ लेता है। एक स्पिरिट रिबन का कलर काफी अलग होता है और इस टेक्निक को सिर्फ हाई स्पिरिचुअल एनर्जी वाले लोग ही यूज कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं तुम्हें एक फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ इचिगो कुरोसाकी। यहाँ पर उराहारा स्टोर के अंदर रुकिया उराहारा का फोन इसके मुंह पर फेंक कर मारती है कि साले क्या फोन है ये, चलता है नहीं है? तुमने फोन रखा ही क्यों हुआ है जब फोन उठाना नहीं होता? हाँ, मेरी क्लास में एक क्विंसी है, मुझे उसके बारे में जानना है, कौन है वो? अरे शांत हो जाओ, ठीक है बताता हूँ। यहाँ पर इचिगो उरियो के साथ लड़ने से मना कर देता है। मेरे पास फालतू टाइम नहीं कि तेरे जैसे एक बैटरी के साथ लड़ूं, और मुझे ये भी मालूम नहीं है कि तुम्हें सोल रिपर से इतनी नफरत क्यों है। ऐसा क्या कर दिया हमने? अपने पिछले जन्म में मैं जोरो था, वन पीस वाला। तलवारबाजी में तुम वैसे भी मुझसे नहीं जीत सकते। लगता है तुम डर गए, मुझे मजबूर मत करो, देखा जाए तो ये कोई मुकाबला भी नहीं है, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। और इचिगो यहाँ से जाने लग जाता है। तुम एक सब्स्टिट्यूटेड सोल रिपर हो ना, जिसने अपनी ताकत रुकिया से भेंट में पाई है, जो रुकिया की परमिशन के बिना अपनी एक उंगली तक नहीं उठा सकता है। जोरो के गुलाम। ये सुनकर इचिगो को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर उराहारा रुकिया से कहता है कि क्विंसी एक कबीला हुआ करता था जो कि पूरी दुनिया में बिखरा हुआ था, पर 200 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं और बिल्कुल सोल रिपर्स की जैसे ही उनका भी एक मकसद था और वो थी हॉलोस की तबाही। सोल रिपर्स हॉलो को अपनी जान पाक्टों से शुद्ध करना पसंद करते थे और उन्हें सोल सोसाइटी में भेज दिया करते थे, लेकिन क्विंसीज का मानना था कि हमें हॉलोस को जान से मार देना चाहिए। और क्विंसीज ने इस बात पर विरोध कर दिया कि तुम लोग इन्हें प्यूरिफाई करके सोल सोसाइटी में क्यों भेज देते हो। इसी वजह से ये लोग हॉलोस को मारना शुरू कर देते हैं और उनके इसी बिहेवियर की वजह से सभी क्विंसीज को जान से मार दिया गया था। यहाँ पर इचिगो अपनी सोल पिल को खा लेता है और दोबारा से अपनी सोल रिपर वाली फॉर्म में आ जाता है उरियो के साथ लड़ने के लिए। दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर इस फाइट के कोई नियम है तो तुम मुझे बता सकते हो। तभी उरियो अपनी पॉकेट में से एक पिल को बाहर निकालता है। हम इस लड़ाई में इसका इस्तेमाल करेंगे। इस पिल के जरिए मैं बहुत सारे हॉलोस को यहाँ पर बुला सकता हूँ। अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ तो बहुत सारे हॉलोस यहाँ पर आ जाएंगे। पागल हो क्या? ये क्या कर रहे हो? जिसने अगले 24 घंटों में सबसे ज्यादा हॉलोस को मारा वही इस फाइट का विनर होगा। ये सुनकर इचिगो को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि साले तुझे मजाक लग रहा है क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते, लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी सिर्फ एक स्टूपिड सी लड़ाई के लिए। चुप हो जाओ, तुम्हें इंसानों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हॉलोस आएंगे मैं सभी को मार गिराऊंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम सभी की जान बचा लोगे उन हॉलोस से, तो तुम्हें इस चैलेंज को स्वीकार कर लेना चाहिए इचिगो कुरोसाकी। और ऐसा बोलकर उरियो इस पिल को तोड़ देता है और ऐसा करते ही इनके सामने एक हॉलो अपीयर हो जाता है। पर उरियो इसे एक ही
एक झटके में मार गिराता है। ठीक है, ये मेरा पहला शिकार था। इचिगो इसका कॉलर पकड़ लेता है। साले साइका, ये तुमने क्या कर दिया? इसे वापस से पहले की तरह ठीक करो। बचपन में सर के बल गिर गए थे क्या? पागल मत बनो, आधे घंटे में ये पूरा शहर हॉलो से भर जाएगा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझसे लड़ने से अच्छा तुम्हें हॉलोस को मारकर लोगों को बचाना चाहिए? और मैं तुम्हें याद दिला दूं, हॉलोस सिर्फ उन्हीं लोगों को मारते हैं जिनके पास हाई स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और जो भूतों को देख सकते हैं। तभी इचिगो को याद आता है कि कारिन के पास भी और यहाँ तक यूजो के पास भी हाई स्पिरिचुअल एनर्जी है और अभी उनकी जान खतरे में हो सकती है। इसलिए जल्दी से अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए जाने लगता है। लगता है उसने ध्यान नहीं दिया, उसके परिवार के अलावा और भी लोग हैं जिनके पास हाई स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। पर शायद चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं उन सभी को मार गिराऊंगा। तात्सुकी भी स्पिरिट्स को देख सकती है, जिसका मतलब है कि इसके पास भी हाई स्पिरिचुअल एनर्जी है। तात्सुकी यहाँ से जाने लगती है और तभी ओरिहिमे इसके पास आ जाती है। ओरिहिमे को देखकर तात्सुकी को अतीत के कुछ फ्लैशबैक्स नजर आने लगते हैं। जिस दिन ये ओरिहिमे के घर गई थी, किसी अदृश्य चीज ने इन पर हमला कर दिया था, पर इसे लगता है कि ये बस इसका कोई सपना था और इसने ओरिहिमे के घर के अंदर किसी को देखा था जो कि रोकिया के जैसी लग रही थी। तात्सुकी इस बात को ओरिहिमे के साथ डिस्कस करती है और ओरिहिमे भी सेम यही चीजें बोलती है कि मैंने भी अपने घर के अंदर किसी को देखा था जो कि बिल्कुल रोकिया के जैसी लग रही थी। और तभी इनके सामने एक स्पिरिट आ जाती है जो कि तात्सुकी को छिड़ाने लगता है। तात्सुकी गुस्से में आकर इसे भगा देती है। तभी इन्हें अपनी लेफ्ट साइड में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों उस आवाज का पीछा करने लग जाते हैं और ओरिहिमे कुछ महसूस कर पाती है, कुछ बहुत ही ज्यादा अनसेटलिंग और खतरनाक। यहाँ पर कारिन अपने दोस्तों के साथ खेल ही रही होती है कि तभी इसे भी कुछ महसूस हो जाता है। यहाँ पर इचिगो कारिन को ढूंढ रहा था और अपने रास्ते में आने वाले सभी हॉलोस को मार गिराता है। यहाँ पर उरियो भी लगातार सभी हॉलोस को मारता जा रहा था और अभी तक उरियो टोटल 11 हॉलोस को मार चुका है। यहाँ पर उराहारा को भी कुछ महसूस होता है। यहाँ पर इचिगो अभी तक 3 हॉलोस को मार चुका था। इचिगो घड़ी को देखता है और समझ जाता है कि अभी कारिन कहीं पर खेल रही होगी और प्लेग्राउंड की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर रुकिया उराहारा के पास होती है। तभी इसका सोल फोन बजने लग जाता है, पर तभी अचानक से बंद हो जाता है। रुकिया को समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है, पर जैसे ही दोबारा से इसका फोन खुलता है तो देखती है कि इसके आसपास बहुत सारे हॉलोस होते हैं। ये देखकर रुकिया घबरा जाती है कि भाई इतने सारे हॉलोस कैसे आ गए अचानक से, और जल्दी से बाहर जाकर आसमान की तरफ देखती है और इसे कुछ बहुत ही खतरनाक महसूस होता है। इचिगो कारिन को ढूंढ नहीं पा रहा होता और उरियो भी लगातार हॉलोस को मारता जाता है। इसके बाद हम सादो को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ कहीं पर जा रहा था और सादो भी ऊपर आसमान में देखता है और इसे भी कुछ महसूस हो जाता है। कौन सी हसीना की यादों में खो गए? अपनी एक्स की याद आ रही है क्या? हेलो भाई, देख ले इधर। और इस पर गुस्सा होकर इसका एक दोस्त इस पर किक मारता है, पर हमारे सादो जाइंट को तो कुछ नहीं होता, पर इस बंदे को ही चोट लग जाती है इस पर हमला करने की वजह से। तभी आसमान से एक हॉलो अपीयर हो जाता है और जमीन पर जंप कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। पर इसके दोस्तों को लगता है कि यहाँ पर कोई बॉम्ब वगैरह फट चुका है, पर सादो को हॉलो दिखाई दे रहा होता है। सादो समझ जाता है कि इसके दोस्तों की जान खतरे में है और इन्हें जल्दी से साइड हटा देता है और ये हॉलो सादो पर हमला कर देता है, पर किसी तरह से इसके हमले से बच जाता है। तुम दोनों प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। और सादो शहर से दूर भागने लग जाता है ताकि इसकी वजह से किसी और को चोट ना आ जाए। सादो भागते भागते कारिन के पास पहुंच जाता है। कारिन सादो को देखती है जो कि बहुत ही घबराया हुआ था। तभी ये हॉलो कारिन पर हमला कर देता है, लेकिन सादो इसकी जान बचा लेता है। सादो इस हॉलो को क्लियरली नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से उसके अटैक्स को नहीं समझ पा रहा था कि अभी ये हॉलो कौन सी डायरेक्शन से इस पर हमला कर देगा। सादो भैया, वो हॉलो हमारी तरफ आ रहा है, क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम्हें वो हॉलो दिख रहा है? और ये देखकर हैरान रह जाता है कि भाई कारिन को वो हॉलो नजर आ रहा है। और तभी वो हॉलो सादो पर पीछे से हमला कर देता है, पर सादो दोबारा से कारिन और खुद की जान बचा लेता है। तभी इसे लगता है कि ये हॉलो यहाँ से जा चुका है और यहाँ से भागने लग जाता है। सादो उधर देखो, वो हॉलो तुम्हारी राइट साइड में है। और सादो कारिन को अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से भागने लग जाता है। सादो भैया, क्या तुम्हें वो हॉलो नहीं दिख रहा? नहीं, मुझे बस वो आधा ही दिख रहा है, मुझे उसका पूरा शरीर दिखाई नहीं देता है कारिन। कोई बात नहीं, मैं आपको उस हॉलो की लोकेशन बताती हूँ और मैंने ऐसे मॉन्स्टर को पहले भी देखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही एक मॉन्स्टर ने मुझ पर पहले हमला कर दिया था। कारिन ने सादो को इस हॉलो की लोकेशन बताती है और सादो इस पर एक जोरदार पंच मार देता है, पर यह हॉलो सादो पर हमला कर देता है और इस बार सादो बच नहीं पाता है और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। कारिन सादो को जगाने की कोशिश करती है। इस शोर को सुनकर कारिन के दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये हॉलो इन पर भी हमला करने ही वाला होता है कि तभी सादो को अपना एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। सादो बचपन में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े किया करता था, क्योंकि सादो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिस पर इसके दादाजी इसे समझाते हैं। साधु, बेशक तुम ताकतवर हो, लंबे चौड़े और सुंदर हो, तुम बाकी लड़कों से काफी ज्यादा अलग हो, पर मैं ये चाहता हूँ तुम एक अच्छा इंसान बनो। तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे पास इतनी ताकत क्यों है। इसका जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। मुझे पता चल गया दादाजी, मेरे पास ये ताकत लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए है। मेरा शरीर दूसरों से काफी ज्यादा बड़ा है ताकि मैं लोगों के लिए एक ढाल बन के खड़ा हो सकूं। मैं आपसे आपकी थोड़ी सी ताकत उधार मांगता हूँ। और सादो इस हॉलो को एक जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से हॉलो दूर जाके गिरता है। कारिन ये देखकर चौंक जाती है और तभी हम देखते हैं कि सादो का एक हाथ पूरी तरह से बदल चुका था और किसी लोहे के जैसा दिखने लग जाता है। यह हॉलो दोबारा से उठ खड़ा होता है, पर सादो दोबारा से उठकर इस पर एक जोरदार पंच मार देता है और इस हॉलो को मार गिराता है। सादो, क्या आप ठीक हो? क्या आपका हाथ ठीक है? सादो कुछ नहीं कहता है और बस एक थम्स अप का साइन दिखाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर अगले ही पल नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। सादो अपने मन में सोचता है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है और अचानक से मेरे हाथ में ये आर्मर कहाँ से आ गया। इसके बाद हम ओरिहिमे, तात्सुकी और एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ टूटे हुए ग्लासेस को साफ कर रहे थे। तभी ओरिहिमे आसमान में देखती है और ऊपर से एक हॉलो की झलक दिखाई देती है जो कि टंकी पर चढ़ रखा था। यहाँ पर इचिगो अभी तक कारिन को ढूंढ रहा होता है। तभी कौन यहाँ पर आ जाता है और इचिगो को बताता है कि इसकी दोनों बहनें बिल्कुल सही सलामत है और दोनों घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर तात्सुकी और इसकी दोस्त टूटी हुई ग्लासेस को साफ कर रहे थे। ओरिहिमे को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता है और इसे महसूस हो जाता है कि इनके ऊपर
कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला होने वाला है। पर ओरिहिमे अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से जाने लग जाती है। पर तभी तात्सुकी दोबारा से अपनी क्लास की तरफ जाना शुरू कर देती है क्योंकि इसे अपने कपड़े चेंज करने थे। वाह भाई वाह, हॉलो इन पर हमला करने वाला है और इस महारानी को फैशन करने हैं। तात्सुकी प्लीज रुक जाओ। पर तभी ओरिहिमे के पीछे वो हॉलो आ जाता है। मेरे सामने नाटक मत करो, मैं जानता हूँ तुम मुझे देख सकती हो। ओरिहिमे बुरी तरह से डर जाती है। पर तभी ये हॉलो इनके ऊपर कुछ लिक्विड बुलेट्स को फायर कर देता है, जिसके अंदर से एक लिक्विड बाहर निकलता है और ये बुलेट सीजरो को लग जाती है। और ये लिक्विड जिस किसी के भी शरीर पर लग जाता है वो इंसान इस हॉलो के काबू में आ जाता है और सीजरो अपनी बॉडी से कंट्रोल खोने लग जाती है। ओरिहिमे ये सारी चीजें देख कर घबरा जाती है और ये हॉलो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से ही इन सभी के ऊपर लिक्विड फेंक कर अपने काबू में कर चुका था और ये हॉलो इन सभी बच्चों को ओरिहिमे पर हमला करने के लिए भेज देता है। पर तभी तात्सुकी यहाँ पर आ जाती है और इन सभी बच्चों को बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है। तात्सुकी भी बिल्कुल सादो की तरह इस हॉलो को पूरी तरह से नहीं देख सकती थी, पर उस हॉलो की डायरेक्शन को पता कर सकती है। तात्सुकी उस हॉलो को गालियां देना शुरू कर देती है कि साले छुप के क्या हमला कर रहा है, सीधा मर्दों की तरह लड़, हालांकि मैं एक औरत हूँ। तभी सीजरो यहाँ पर आकर तात्सुकी का कंधा पकड़ देती है। तात्सुकी का ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ये हॉलो तात्सुकी के ऊपर अपने लिक्विड को फायर कर देता है और अब तात्सुकी भी इस हॉलो के काबू में आ जाती है और अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों की ऐसी हालत को देखकर ओरिहिमे इमोशनल हो जाती है और इसे अपना पास्ट याद आने लगता है। जब सभी लोग ओरिहिमे को बुली क्या करते थे तो सिर्फ तात्सुकी ही थी जो कि ओरिहिमे की हेल्प करती थी। ओरिहिमे तात्सुकी को हक करके कहती है, तुमने हमेशा मेरी रक्षा की है, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तुम ही थी जो कि हमेशा मेरे साथ रही है, पर अब मेरी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। ओरिहिमे इमोशनल हो जाती है और इसके स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से इसका हेड बैंड चमकने लग जाता है और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक हो जाती है। इसके प्रेशर की वजह से आसपास मौजूद सभी लोग दूर जाके गिरते हैं। और तभी ओरिहिमे के सामने कुछ छोटे छोटे फेरीज आ जाते हैं जो कि इसी के हेयर बैंड के अंदर मौजूद होते हैं और ये सभी फेरीज ओरिहिमे की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हैं। हेलो ओरिहिमे, हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारी पावर से रिजेक्शन बेस्ड है, हमारी शील के अंदर जो भी आता है हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। हम तुम्हारे फ्रेंड को हील करते हैं, पर आपको उसके लिए हमारा नाम लेना होगा। ओरिहिमे सभी का नाम लेती है और ये फेरीज तात्सुकी को हील करना शुरू कर देती हैं। मिस ओरिहिमे, मैं हमला करने वाला फेरी हूँ, आपको मेरा नाम लेना होगा। मेरा नाम लेते ही आप अपने एनिमीज पर हमला कर सकती हो। ओरिहिमे इस फेरी का नाम लेती है और ये फेरी सीधा इस हॉलो पर हमला कर देता है और इस हॉलो को बीच में से काट देता है। तभी कीसुके, उराहारा और तेसाई भी यहाँ पर आ जाते हैं। तेसाई के साथ सादो भी होता है जो कि अभी बेहोश था और इसी ने सादो की जान को बचा लिया था और दोनों ओरिहिमे और सादो को उराहारा स्टोर पर लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर रुकिया एक हॉलो के साथ लड़ रही होती है पर रुकिया इसके सामने कमजोर पड़ती जा रही थी क्योंकि अभी रुकिया के पास इसकी सोल रिपर वाली पावर्स नहीं है। और तभी कौन यहाँ पर आ जाता है और इस हॉलो पर एक जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से यह हॉलो दूर जाके गिरता है। तभी उरियो इशिदा भी यहाँ पर आ जाता है। रुकिया इशिदा को देखकर समझ जाती है कि इस शहर में अभी जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ इस चश्मिश की वजह से ही है। हाँ, तुम सही सोच रही हो। इचिको और मेरे बीच में एक चैलेंज चल रहा है। मुझे सोल रिपर्स से नफरत है और मैं इसे साबित करके ही दिखाऊंगा कि मैं तुम सोल रिपर्स से बेहतर हूँ। तब ये हॉलो दोबारा से इन पर हमला करने के लिए यहाँ पर आ जाता है लेकिन इचिको बहुत ही आसानी से इस हॉलो को बीच में से काट देता है और ये सभी लोग एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। यहाँ पर कीसुके, उराहारा, सादो और ओरिहिमे को बताता है कि इनका दोस्त इचिको एक सोल रिपर है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर इचिको उरियो पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि इसकी इस हरकत की वजह से पूरी सिटी में हॉलो फैल चुके हैं। तभी कौन सभी को आसमान में देखने के लिए कहता है और तभी हम देखते हैं आसमान से बहुत सारे हॉलोस नीचे जमीन पर गिर रहे थे जिसको देखकर इन सभी की फट जाती है। इशिदा अकेले ही इन सभी हॉलोस के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। इचिको, ये चश्मिश एक क्विंसी है। क्विंसी क्लैन को हजारों सालों पहले खत्म कर दिया गया था और उस क्लैन को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि सोल रिपर्स थे। ये सुनकर इचिको हैरान रह जाता है। यहाँ पर इशिदा अपनी पूरी ताकत लगा देता है और सभी हॉलोस को मारता जा रहा था पर ये हॉलोस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इशिदा ये देखकर हैरान था कि इसकी उस स्पेल से इतने सारे हॉलोस कैसे आ चुके हैं, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। तभी इचिको भी यहाँ पर आ जाता है। मैं क्विंसीज के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारे कबीले को ऐसे खत्म नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ पर अभी ये पूरी सिटी खतरे में है। अगर लड़ना ही था तो आमने सामने 1 to 1 लड़ लेते ना। ये इतने सारे हॉलोस क्यों बुला लिए तुमने? मुझे तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि बचपन से ही मैं सोल रिपर्स के साथ मिलकर हॉलोस को मारना चाहता था पर मेरा ये सपना ही रह गया क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर को किसी ने बहुत ही बुरे तरीके से मार दिया था। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर ओरियो के ग्रैंडफादर ओरियो को समझाते हैं कि क्विंसी और सोल रिपर्स के बीच ये जो फाइट चल रही थी ये बिल्कुल ही गलत थी। क्विंसीज को सोल रिपर्स की बात मान लेनी चाहिए थी ताकि दोनों क्लैंस खुशी खुशी अपना काम कर सकें। और एक दिन 5 हॉलोस ने मिलकर इसके ग्रैंडफादर पर हमला कर दिया पर सोल रिपर्स उन्हें बचाने नहीं आए। वो लोग खड़े खड़े बस उनकी मौत का तमाशा देख रहे थे पर उनमें से किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की। अगर तुम्हें ये सब कुछ तमाशा लगता है तो चुपचाप बैठकर ये सब कुछ देखते रहो। इचिको ये सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अरे अचल कौसे, मेरी बात सुन। क्या तुम्हारे दादू ये चाहते थे कि क्विंसीज और सोल रिपर्स आपस में ही लड़ के मर जाए? वो तो चाहते थे कि दोनों क्लैंस मिलकर रहे और एक साथ मिलकर हॉलोस का खात्मा करें। पहले दूर हो जाओ, दूर होकर बात करो। और तुम हॉलोस को क्यों मारते हो? तुम्हें हॉलोस के साथ क्या दुश्मनी है? एक हॉलो ने मेरी माँ को मार दिया था और मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। और अब इचिको और इशिदा दोनों साथ मिलकर लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों मिलकर सभी हॉलोस की बैंड बजा देते हैं लेकिन तभी आसमान में से एक बहुत बड़ा क्रैक ओपन हो जाता है जो कि इतने समय से आसमान के अंदर सभी को दिखाई दे रहा था और इसके अंदर से एक हॉलो बाहर निकलता है। इस बड़े से हॉलो को मेनोस ग्रांड कहा जाता है। इसे देखकर इचिको और इशिदा हैरान रह जाते हैं कि भाई साहब इतना बड़ा हॉलो, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मैंने आज तक ऐसा हॉलो नहीं देखा पर इतना बड़ा हॉलो यहाँ कर क्या रहा है? हमें बैकअप चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों मिलकर इसे
हरा पाएंगे। और तभी उराहारा की पूरी स्क्वाड यहाँ पर आ जाती है और ये सभी लोग अंधाधुंध सभी हॉलोस को मारना शुरू कर देते हैं और आते ही बहुत सारे हॉलोस को मार गिराते हैं। उराहारा इचिको और इशिदा से कहता है कि हम लोग इन छोटे मोटे हॉलोस को संभाल लेंगे। एक काम करो, तुम जाकर उस बड़े से हॉलो से लड़ो, है ना? रुकिया की नजर इस बड़े से हॉलो पर जाती है और बताती है कि 1000 से भी ज्यादा हॉलोस मिलकर एक मैनोस ग्रांड हॉलो बनता है और ये हॉलो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि कोई भी नॉर्मल शिनिगामी या कोई नॉर्मल सोल रिपर इस हॉलो को कभी भी खत्म नहीं कर सकता है। तभी इचिको इशिदा को इसका प्लान समझाता है कि भाई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसको नीचे से काटना शुरू करो। इसको नीचे से काटना शुरू करेंगे ताकि इसका साइज छोटा हो जाए। उसके बाद मैं इसके टकले पर मार कर इसे मार दूंगा। इशिदा इसके प्लान को सुनकर हैरान रह जाता है कि भाई इसका IQ तो रूम टेम्परेचर से भी कम है। इचिको हॉलो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इचिको रुक जाओ। नहीं रुकिया, ये लड़ाई उन दोनों की है, उन दोनों को लड़ने दो। इचिको इस हॉलो पर हमला कर देता है पर इसका इस हॉलो पर कोई भी असर नहीं होता है। इशिदा इस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन गलती से इशिदा अपने हाथ को इचिको की ज़नपाक्टो के ऊपर रख देता है जिसकी वजह से इचिको की हाई स्पिरिचुअल एनर्जी इशिदा की बॉडी पर फ्लो करने लग जाती है जिसकी वजह से इशिदा की ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये देखकर इचिको हैरान रह जाता है क्योंकि इचिको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना नहीं जानता है तो इसने गलती से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इशिदा को ट्रांसफर कर दी है। तभी मैनोस ग्रांडे इन पर हमला कर देता है पर इचिको अपनी तलवार से इस हमले को रोकने की कोशिश करता है। काफी जोर लगाने के बाद इचिको इस हमले को काउंटर करने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर मैनोस ग्रांड भी हैरान रह जाता है और यहाँ से भाग जाता है। इचिको नीचे जमीन पर गिर जाता है और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसके शरीर से ओवरफ्लो होने लगती है। इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा हाई हो चुकी थी कि इसके प्रेशर से इचिको मारा भी जा सकता था। पर तभी इशिदा इचिको की तलवार के ऊपर अपने पैर को रख देता है और कंटिन्यूअसली हवा में फायर करने लगता है जिसकी वजह से इचिको की स्पिरिचुअल एनर्जी इशिदा की ताकत के साथ मिलकर आसमान की तरफ जाने लगती है और अपनी पूरी पावर का यूज करने के बाद इशिदा इचिको की स्पिरिचुअल एनर्जी को ओवरफ्लो होने से रोक देता है और इचिको की जान बचा लेता है। अगली सुबह हम कॉन को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि इचिको की बहनों ने कॉन को किसी प्रिंसेस की तरह सजा दिया था और इस चीज से परेशान होकर इसकी शिकायत इचिको से करता है लेकिन इचिको इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। अबे क्यूट तो लग रहा है परी जैसा, चला जा यहाँ से। कॉन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है इचिको की बहनों की हरकतों की वजह से। इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है, मैं इस घर में और नहीं रहूंगा। मैं इस घर से जा रहा हूँ, बाहर की दुनिया में अपनी मस्त लाइफ जीऊंगा। कॉन गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता है और तभी सामने से दो कुड़ियाँ यहाँ पर आ जाती हैं और हमारा ये चालू कॉन नीचे जमीन पर लेट जाता है और किसी स्टफ टॉय की तरह बिहेव करने लगता है ताकि ये लड़कियाँ इसे प्यार से उठा लें और कॉन के मजे हो जाएंगे। पर स्टफ टॉय होने के बावजूद भी ये कुड़ियाँ इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती हैं और कॉन के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ जाती हैं। पर इसकी वजह से कॉन की पूंछ निकल जाती है और इसकी आवाज को सुनकर दोनों कुड़ियाँ घबरा जाती हैं और समझ जाती हैं कि भाई इस स्टफ टॉय ने ही अब ये हरकत की है। कॉन पसीने पसीने हो जाता है और नर्वस होकर यहाँ से भाग जाता है पर कॉन को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये दोनों कुड़ियाँ इचिको की क्लासमेट्स हैं और इनमें से एक लड़की इचिको के स्कूल की टॉप रेसर है और किसी एथलीट की तरह भागना शुरू कर देती है और कॉन के पीछे पड़ जाती है। यहाँ पर रुकिया भी स्कूल के लिए जा रही होती है पर कल वाले इंसिडेंट के बारे में ही सोच रही होती है क्योंकि कल एक मैनोस ग्रांडे ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुका है जिसे सोल सोसाइटी इन्वेस्टिगेट करने जरूर आएगी और फाइनली सोल सोसाइटी को रुकिया और इचिको की पावर्स के बारे में पता चल जाएगा और दोनों की जान को भी खतरा हो सकता है। वैसे रुकिया, हमारी समर वेकेशन शुरू होने वाली है तो तुम इन वेकेशंस में कहाँ जाने वाली हो? पर रुकिया इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और ओरिहिमे रुकिया को एक फेस्टिवल के लिए इनवाइट करने लगती है ताकि इसके सभी क्लासमेट्स एक साथ मौज मस्ती कर सकें। ठीक है, तुम्हें सोच कर बताऊंगी। रुकिया को मालूम होता है कि ओरिहिमे इचिको को पसंद करती है इसलिए इसे देखकर स्माइल करती है। यहाँ पर इचिको की क्लास के अंदर गेम्स पीरियड चल रहा होता है और हमारी ओरिहिमे बैटिंग के लिए तैयार हो जाती है और ये सारा नजारा कौन ऊपर से देख रहा होता है। ये अभी ओरिहिमे को ही देख रहा था। ये शैतानी कौन एक ईविल प्लान बनाने लगता है कि मैं अचानक से ओरिहिमे के सामने गिर जाऊंगा और क्योंकि ओरिहिमे बहुत ही प्यारी कुड़ी है तो मुझे 100% अपना लिया जाएगा और ओरिहिमे की बाहों में लिपट कर सोने को मिलेगा। और ये सारी बातें सोचकर ये ठरकी कौन अजीब सी हरकतें करने लगता है और जैसे ही ओरिहिमे की तरफ आगे बढ़ता है तो तात्सुकी इसे एक बॉल समेत एक जोरदार किक मार देती है। ये बॉल सीधा ओरिहिमे के पास जाने लगती है और ओरिहिमे भी अपनी पूरी ताकत के साथ एक होम रन हिट करती है और कौन को हवा में उड़ा देती है। और यहाँ पर इचिको और उरियो के बीच में थोड़ी थोड़ी दोस्ती होनी शुरू हो चुकी है पर दोनों ही काफी ज्यादा कड़ू हैं और दोनों एक दूसरे से ढंग से बात तक नहीं करते हैं। इसके बाद रिसेस टाइम शुरू हो जाता है। क्लास की सारी कुड़ियाँ आपस में खुसर पुसर कर रही होती हैं। ओरिहिमे, तुम कितना ज्यादा खाती हो ना पर फिर भी मोटी नहीं होती हो। हाँ, क्योंकि इसका सारा वजन ऊपर की तरफ जा रहा है। वैसे रुकिया, क्या तुम इचिको को डेट कर रहे हो क्या? ये सुनते ही रुकिया के मुंह से सारा जूस नीचे गिर जाता है और बुरी तरह से पैनिक कर जाती है। अरे ये किसने बता दिया तुम्हें? इचिको और मैं बस नॉर्मल दोस्त हैं। अच्छा ऐसा है क्या? तो क्या मैं इचिको को पटा लूं? और तभी शिज़ुरू कहने लगती है, तुम लोग जिसको मर्जी पसंद करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस ओरिहिमे पसंद है। शर्ट के बटन उतारने लगती है। पागल हो गई है क्या ये लड़की? तात्सुकी इस पर मुक्का मारती है कि भैया यहीं पे शुरू हो गई कपड़े वपड़े उतारने अपने। यहाँ पर कौन उराहारा स्टोर पहुंच चुका था पर अंदर जाते ही ये दोनों बच्चे इसे देख लेते हैं और दोनों मिलकर कौन की बैंड बजा देते हैं। इसे पीटना शुरू कर देते हैं बिना किसी मतलब के। और यहाँ पर रुकिया इस बात से परेशान हो जाती है कि इचिको और रुकिया के बीच में जो कुछ भी हुआ यानी कि वो सोल रिपर वाली पावर्स वाला जो रुकिया अपनी ताकतें इचिको को दे चुकी है इसके बारे में सोल सोसाइटी को मालूम नहीं है और अगर इसके बारे में सोल सोसाइटी को पता चल गया तो इन दोनों की जान को ही खतरा है। और साथ ही साथ सोल रिपर की पावर्स ना होने की वजह से रुकिया काफी दिनों तक सोल सोसाइटी नहीं जा पाई है और अपने सभी दोस्तों को अलविदा कहना ही होगा। पर रुकिया ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसे ह्यूमन वर्ल्ड से लगाव हो चुका था। अब शाम को रुकिया और इचिको अपने घर जा रहे होते हैं। मेरा वक्त खत्म हो चुका है और मुझे सोल सोसाइटी
सोसाइटी वापस जाना होगा, नहीं तो मेरे साथ साथ तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। पर रुकिया ये सारी बातें अपने मन में ही सोच रही होती है और इचिको से कुछ भी नहीं कह पाती है। तभी दौड़ते हुए कौन इनके पास आ जाता है और बुरी तरह से रो रहा होता है और रुकिया से आकर चिपक जाता है। मुझे माफ कर दो रुकिया, मैं आपका घर छोड़कर वापस कभी नहीं जाऊंगा। उन कुड़ियों ने मुझे पागल कर दिया। अब इसके बाद इचिको और रुकिया उरियो के पास जाते हैं क्योंकि कौन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और इशिदा कौन की सिलाई करने लगता है पर इसका पूरा हुलिया ही बदल देता है और कौन को किसी प्रिंसेस में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसे देखकर इचिको और रुकिया भी हैरान रह जाते हैं कि भाई ये क्या बना दिया इसने इसको, ये है क्या चीज। कौन भी अपनी हालत को देखकर गुस्सा हो जाता है और सीधा उरियो पर एक जोरदार किक मार देता है। और दूसरी तरफ उराहरा एक बिल्ली के साथ बात कर रहा होता है। ये बिल्ली उराहरा से कहती है कि इचिको और रुकिया की जान अब खतरे में है, सोल सोसाइटी को उनके बारे में पता चल चुका है। और दूसरी तरफ रुकिया इचिको के पास एक ड्राइंग मैसेज छोड़कर घर से भाग जाती है पर दो सोल रिपर्स पहले से ही रुकिया पर नजर रख रहे थे। रुकिया भी इन दोनों को देखती है। रुकिया घर से भाग जाती है और भागते भागते रुकिया ह्यूमन वर्ल्ड में बिताए हुए अपने अच्छे पलों को याद करती है, कैसे रुकिया और इचिको पहली बार मिले थे और दोस्त बने थे और कैसे रुकिया ने स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाए थे। रुकिया इन पलों को कभी भी नहीं भूल सकती थी पर अपनी वजह से अपने दोस्तों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसी वजह से अपने दोस्तों की जान को बचाने के लिए रुकिया डिसाइड करती है कि इस ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़ना ही होगा। मुझे पूरा यकीन है सोल सोसाइटी के लोगों ने अभी तक मेरे पीछे किसी न किसी को भेज दिया होगा। रुकिया ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से इसके सामने एक सोल रीपर आ जाता है। इस सोल रीपर का नाम है रेंजी। रेंजी अपनी स्वॉर्ड का यूज करके रुकिया पर हमला कर देता है पर रुकिया इसे डॉज कर जाती है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ के निकाला। तुम इंसानी दुनिया में काफी ज्यादा समय हो चुका है पर अब तुम भाग नहीं पाओगे। जरा एक सेकंड, मुझे तुम्हारे अंदर से कोई स्पिरिट एनर्जी महसूस नहीं हो रही। क्या तुम एक आम इंसान बन चुके हो? रेंजी को शक हो जाता है कि रुकिया ने अपनी सारी पावर्स किसी इंसान को दे दी हैं पर रुकिया इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती है और बस खामोश रहती है। और तभी एक और सोल रीपर यहाँ पर आ जाता है। रुकिया इसकी प्रेजेंस को फील करके ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि इस सोल रीपर का नाम है ब्याकुया कुचुकी और ये बंदा रुकिया का बड़ा भाई है। रुकिया का भाई रूल्स का बहुत ज्यादा पक्का है और अपने रूल्स को कभी नहीं तोड़ता है और अगर कोई सोल सोसाइटी के रूल्स को तोड़ता है तो ये बंदा उसकी हड्डियां तोड़ देता है। रुकिया ये सोचकर घबरा जाती है कि अगर इसे पता चल गया कि मैंने सोल सोसाइटी के सारे रूल्स ब्रेक कर दिए हैं और अपनी सारी पावर्स को किसी इंसान को दे दिया है तो मेरा भाई मेरी ही जान ले लेगा। तुम जानते हो ना, अपनी ताकतों को किसी इंसान के साथ शेयर करना सोल सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है और इसकी सजा उसे सोल रीपर को मिलकर रहेगी जिसने इस ताकत को शेयर किया है। रेंजी रुकिया पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उरियो यहाँ पर आ जाता है और इसके हमले को रोक देता है। तुम दोनों कैसे इंसान हो, एक कमजोर अकेली लड़की को अकेला देखकर इसे डरा धमकाकर मारना चाहते हो। रेंजी को गुस्सा आ जाता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। पर यहाँ पर हम कौन को देखते हैं जिसे की रुकिया ने बांध के रखा हुआ था लेकिन इचिको इसे ढूंढ लेता है। अब साला इधर क्या कर रहा है? इचिको, उस रुकिया ने मुझे किडनैप कर लिया था, उसने मुझे बांध दिया और वो घर से भाग चुकी है। ये देखो उसका लेटर, उसने तुम्हारे लिए एक लेटर रखा था, ये देखो। इचिको उस लेटर को पढ़ता है और हैरान रह जाता है कि रुकिया ने सभी शब्दों को कोड वर्ड्स में लिखा हुआ है ताकि इचिको को इसे समझने में काफी ज्यादा समय लग जाए। ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ है, इसका दिमाग तो चलता नहीं और जब तक इचिको इसे क्रैक करेगा रुकिया यहाँ से 9-11 हो चुकी होगी। लेकिन इचिको बहुत आसानी से इस लेटर को समझ जाता है और रुकिया ने लिखा था कि मैं अब सोल सोसाइटी जा रही हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम भी कुछ दिनों के लिए कहीं पर जाकर छुप जाओ क्योंकि तुम्हारी जान भी खतरे में हो सकती है। तभी उराहरा यहाँ पर आ जाता है। लगता है सोल रिपर बनने का समय आ चुका है इचिको। और यहाँ पर रेंजी ने इशिदा की हालत खराब कर दी थी। इशिदा नीचे जमीन पर गिर जाता है और इसका खून भी बहने लगता है और रेंजी इशिदा को मारने ही वाला होता है कि तभी इचिको यहाँ पर आ जाता है और अपने एक ही हमले से रेंजी को दूर फेंक देता है। रेंजी हैरान रह जाता है पर समझ जाता है कि यही वो लड़का है जिसे रुकिया ने अपनी पावर्स दे दी हैं। रेंजी और इचिको के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। रेंजी इस पर बहुत सारे हमले करता है और इचिको भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अबे बेवकूफ, तेरी जान बचाने के लिए इसने खुद की जान को दांव पे लगा दिया और तू बेवकूफ खुद यहाँ पर मरने के लिए आ गया। रेंजी और रुकिया पहले दोस्त हुआ करते थे और रेंजी इचिको पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इसकी वजह से रुकिया ने अपनी ताकतों को खो दिया है और रेंजी डिसाइड करता है कि अब ये इचिको को जान से मार देगा ताकि रुकिया को इसकी पावर्स वापस से मिल जाएं और रुकिया को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। इस लड़के को मैंने पहले कहीं देखा है, तुम ही ने मैंने उस ग्रांडे को हराया था। सर्दी ये कैसे हो सकता है? ये कल का आया लौंडा मैंने उस ग्रांडे को हर्ट कर सकता है? क्या मजाक है? ओए तेरी जान पाक्टो का नाम क्या है? ये जान पाक्टो क्या होता है? बेवकूफ लड़के, तुम अपनी जान पाक्टो का नाम तक नहीं जानते हो और चले हो मुझसे लड़ने। लगता है आज तुम यहीं पर मारे जाओगे। और सोल रीपर की जान पाक्टो का एक नाम होता है। अपनी जान पाक्टो का नाम लेकर कोई भी सोल रीपर अपनी पावर्स को दुगना कर सकता है। रेंजी अपनी जान पाक्टो को बदल लेता है और इसकी जान पाक्टो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बहुत ही नुकीली सी तलवार में और अपनी जान पाक्टो से सीधा इचिको पर हमला कर देता है। इचिको बुरी तरह से घायल हो जाता है और जैसे ही रेंजी इचिको को मारने ही वाला होता है रुकिया रेंजी पर हमला कर देती है ताकि रेंजी को रोककर इचिको की जान बचा सके। इचिको यहाँ से भाग जाओ। पर इचिको भागने वालों में से नहीं होता है और अपनी तलवार को उठाकर इचिको दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इचिको के स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ इसका सोल प्रेशर रिलीज होने लगता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से रेंजी भी पीछे हटने लगता है और तभी इचिको अचानक से रेंजी पर हमला कर देता है और एक ही वार में रेंजी को घायल कर देता है। भाई साहब क्या हुआ बे शिनिगामी, तुम तो काफी ढीला पड़ गए। पर इचिको को इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि भाई रेंजी ढीला नहीं पड़ा है बल्कि खुद इचिको ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। रेंजी अपनी सांप जैसी तलवार का यूज करके इचिको पर हमला करने लगता है पर इचिको बहुत आसानी से इसके हमले को डॉज कर जाता है और इचिको रेंजी को बुरी तरह से घायल कर देता है। ये देखकर रुकिया हैरान रह जाती है कि भाई इचिको अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया और जैसे ही इचिको रेंजी को
मारने ही वाला होता है तभी यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर इचिको हका बका रह जाता है, क्योंकि अचानक से इचिको की स्वॉर्ड बीच में से टूट चुकी है और ये काम रुकिया के बड़े भाई का होता है। ब्याकुया की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि इचिको को मालूम भी नहीं पड़ा कि कब इस बंदे ने इसकी स्वॉर्ड को तोड़ दिया। रेंजी और इचिको हैरान रह जाते हैं कि अभी यहाँ पर हुआ क्या, और कैप्टन कुचुकी के हाथ में इचिको की स्वॉर्ड का टूटा हुआ हिस्सा होता है। तभी ब्याकुया पलक झपकते ही इचिको के बिल्कुल पास आ जाता है। इचिको के रिएक्ट कर पाने से पहले ही ब्याकुया ने इचिको को बुरी तरह से घायल कर दिया है। ये क्या, उसने मुझ पर हमला कर दिया, ये बहुत ही ज्यादा तेज है। इचिको बुरी तरह से घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और बिल्कुल मरने की कगार पर खड़ा होता है। ये देखकर रुकिया घबरा जाती है और जल्दी से इचिको की जान बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी रेंजी रुकिया को पकड़ लेता है। अभी वो कोस मर चुका है, अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन तुम्हें भी मारना होगा। मुझे याद आ गया। दरअसल कुछ सालों पहले रुकिया का एक सीनियर हुआ करता था जो कि हूबहू इचिको के जैसा दिखता था, पर कुछ ही साल पहले वो सीनियर मारा जा चुका है और रुकिया को इचिको के अंदर उसी की झलक दिखाई देती है। इसी वजह से इचिको के साथ इतना ज्यादा अटैच्ड हो चुकी है। अब रुकिया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है कि इसका एक इकलौता दोस्त इसकी खुद की वजह से अब मारा जा चुका है और ब्याकुया रुकिया को यहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन जाते हुए इचिको से कहता है, मैंने अपने आखिरी हमले में तुम्हारे सोल पावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर तुम जिंदा बच भी जाते हो तो तुम्हारे सोल पावर्स हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। दूसरी ओर सोल वर्ल्ड होता है और ये सभी लोग यहाँ से अंदर चले जाते हैं। रुकिया भी जाने लगती है और बेचारा इचिको ये सब कुछ बस देखता ही रह जाता है। ये रुकिया को वापस जाने से नहीं रोक पाया। तभी कीस के उराहारा यहाँ पर आ जाते हैं और इचिको को बचा लेता है। उराहारा पहले से ही यहाँ पर मौजूद था, लेकिन फिर भी इसने इचिको की हेल्प क्यों नहीं की, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अगली सुबह जब इचिको को होश आता है तो काफी ज्यादा गर्म महसूस कर रहा था और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो बेचारे इचिको की आत्मा इसके शरीर से बाहर ही निकल जाती है, क्योंकि इसके ऊपर तेसाई मौजूद होता है जो कि इसे जिस्म की गर्मी दे रहा था। भाई साहब ये क्या है भाई, ये देखकर इचिको की चीख निकल जाती है कि साला ये क्या हरकतें कर रहा है ये मुच्छड़। काफी ज्यादा क्यूट है तुम, आई लाइक यू। बस ये सुनते ही इचिको पैनिक कर जाता है कि भाई ये किसी न कर ले इसको, और गुस्से में आकर इसे दूर उड़ा देता है और इचिको को याद आता है कि अभी एक सोल रिपर नहीं रहा। तभी उराहारा यहाँ पर आ जाता है। हेलो इचिको, कैसे हो? मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है, तो मुझे शुक्रिया कह सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। पर इचिको बहुत ही ज्यादा उदास होता है और कोई जवाब नहीं देता। अरे परेशान मत हो इचिको, अभी भी रुकिया को बचाया जा सकता है, क्योंकि सोल सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से क्रिमिनल्स को 30 दिन बाद एग्जीक्यूट किया जाता है। हमारे पास अभी भी काफी समय है। ये सुनकर इचिको खड़ा हो जाता है और जल्दी से रुकिया को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं इचिको, इस हालत में तुम रुकिया को अभी नहीं बचा सकते हो। अगर तुम इस वक्त सोल सोसाइटी चले गए तो तुम पक्का मारे जाओगे। अगर तुम्हें रुकिया को बचाना है तुम्हें मेरी एक शर्त को मानना होगा। मैं तुम्हें 10 दिनों तक ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद तुम रुकिया को बचाने के लिए जा सकते हो। ये सुनकर इचिको इसकी बात मान जाता है और इचिको इस बात से भी परेशान होता है कि अब इसके पास सोल रीपर की पावर्स नहीं है, क्योंकि ब्याकुया ने इसकी सोल पावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सोल सोसाइटी की लोकेशन कहाँ है? क्या वो मुझे गूगल मैप्स में मिल जाएगा? पागल मत बनो, तुमने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खो दी है, तो सबसे पहले तुम्हें उससे वापस लाना होगा। ठीक है, पर ये होगा कैसे? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इचिको रुकिया को याद करता है और उराहारा के साथ ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है। अगले दिन इचिको स्कूल जाता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि भाई सब लोग रुकिया को भूल चुके हैं। इचिको के अलावा किसी को याद तक नहीं होता है कि एक रुकिया नाम की ट्रांसफर स्टूडेंट इनके स्कूल में पढ़ा करती थी। इचिको ये सारी बातें सोचकर घर जा ही रहा होता है कि तभी ओरिहिमे इसे पीछे से बुलाती है और इचिको से पूछती है, इचिको, पूरा स्कूल रुकिया के बारे में भूल कैसे गया? क्या तुम्हें रुकिया के बारे में याद है? इचिको हैरान रह जाता है कि भाई ओरिहिमे को अभी तक रुकिया के बारे में मालूम है। इचिको, जब आखिरी बार तुमने और रुकिया ने मिलकर मेरे भाई से मुझे बचाया था, तो उस दिन से ही मैं तुम लोगों को देख सकती हूँ और काफी अजीब मॉन्स्टर्स को भी देख सकती हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है इचिको। रुकिया हमारी दुनिया को बिलोंग नहीं करती है, वो अब अपनी दुनिया लौट चुकी है, पर मेरी वजह से रुकिया अभी खतरे में है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इचिको, मैं जानती हूँ तुम एक सुपर हीरो हो जो कि राक्षस से हमारी रक्षा करता है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम रुकिया को बचा लोगे इचिको, क्योंकि रुकिया हमारी बेस्ट फ्रेंड है। इचिको मोटिवेटेड हो जाता है कि अब यह हर हाल में रुकिया की रक्षा करके ही रहेगा और अब इचिको रुकिया को बचाने के लिए सोल सोसाइटी में जाएगा। यहाँ पर हम रुकिया को देखते हैं जिसे एक जेल के अंदर डाल दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद रुकिया को मौत की सजा दी जाएगी। रेंजी, क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? अरे नहीं नहीं रुकिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कैप्टन कुचुकी तुम्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होंगे, आखिर वो तुम्हारा भाई है। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, अगर उन्हें मौका मिला तो वो मुझे अपने हाथों से ही मार डालेंगी। उन्होंने आज तक कभी मुझे अपनी बहन माना ही नहीं है, क्योंकि उनकी नजर में मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, शायद मैं सच में मरने वाली हूँ। उराहारा स्टोर के अंदर एक काफी बड़ा बेसमेंट होता है जिसे उराहारा ने एक्सपेंड करके एक काफी बड़ी ओपन स्पेस क्रिएट कर दी थी, जहाँ पर ये लोग अपनी ट्रेनिंग्स को कर सकते हैं। अरे दद्दू, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे ठंड रखो इचिको, सब पता चल जाएगा। और ऐसा बोलकर मिस्टिक का यूज करके इचिको की सोल को इसकी बॉडी से अलग कर देता है। पर इस बार इचिको अपनी सोल रीपर वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, बल्कि इस बार बस एक नॉर्मल सोल होता है जो कि एक चेन के थ्रू अपनी बॉडी से कनेक्टेड होता है। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को वापस पाने के लिए 3 लेसन लेने होंगे। पहले लेसन में तुम्हें उरुरु के साथ लड़ना होगा, ढंग से फाइट करना। अरे उराहारा, लगता है तेरा दिमाग खराब हो रहा। मैं एक छोटी बच्ची के साथ लड़ूंगा? मैं तो खुद एक छोटी बच्ची हूँ। मेरी तो सारी ऑडियंस पहले ही कह रही है मैं जोरो हूँ। चल चल, छोटी बच्चियों के साथ नहीं लड़ता मैं, किसी मर्द को लेके आ। और तभी उरुरु इचिको पर हमला कर देती है और इस हमले की वजह से जमीन ही फट जाती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि इस छोटी सी बच्ची में बहुत ज्यादा पावर्स हैं और ये इचिको को दौड़ा दौड़ा कर मारती है। ऐसे ही पिटते पिटते इचिको की स्पिरिट
स्पिरिचुअल पावर्स लौटनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब रुक जाओ, तुम्हारा लेसन 1 पूरा हो चुका है, अब चलते हैं लेसन 2 की तरफ। और तभी तेसाई इचिगो की सोल चेन को तोड़ देता है। इचिगो घबरा जाता है। यहाँ पर उराहारा की कैट योरोइची ओरिहिमे और सादो को ट्रेनिंग के लिए लेकर जाने लगती है। जी हाँ गाइस, ये कैट बोल सकती है और ये एक मैजिकल कैट है। ये सभी लोग उरियो के पास पहुँच जाते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। पर उरियो एक बोलती हुई बिल्ली को देखकर घबरा जाता है। इशिदा, योरुइची हमें ट्रेनिंग के लिए लेकर जाने वाली है, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? प्लीज मना मत करना। नहीं, मैं नहीं जा सकता। ये सोल रिपर्स का मैटर है जिसका मुझे से कोई लेना देना नहीं। मुझे वैसे भी सोल रिपर्स से नफरत है। ठीक है इशिदा, हम तुम्हें समझते हैं। सादो और ओरिहिमे यहाँ से चले जाते हैं, इस बात से बेखबर कि उरियो भी रुकिया को बचाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है और बस शांति से अकेले में अपनी ट्रेनिंग को करना चाहता है। यहाँ पर कैप्टन कुचुकी रुकिया से मिलने जाता है। रुकिया कुचुकी, तुमने एक बहुत ही ज्यादा गंभीर क्राइम किया है, इसके लिए तुम्हें 25 दिनों के बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये सुनकर रुकिया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि इसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि इसका भाई इसे बचाने की कोशिश भी करेगा। यहाँ ओरिहिमे और सादो भी अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों अपनी जीत जान लगा देते हैं पर इसके बावजूद इनसे एक पत्ता तक नहीं हिलता है। ये सब देखकर योरोइची काफी ज्यादा होपलेस फील करने लगता है कि किन नालायकों को पकड़ा दिया मुझे उस टोपी वाले ने, इन्हें तो आता ही नहीं कुछ। ऐसे तो ये दोनों एंट्री गेट पे ही मारे जाएंगे सोल सोसाइटी के अंदर। और योरोइची इनसे कहता है कि जब तुमने पहली बार अपनी पावर्स को यूज किया था उसे इमेजिन करने की कोशिश करो। पावर्स को एक्टिवेट होने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस की जरूरत होती है। सादो कारिन वाले इंसिडेंट को याद करता है जहाँ पर ये कारिन की रक्षा करना चाहता था, पर बेचारे सादो को कारिन का चेहरा याद नहीं आ रहा होता है। कारिन के ब्लैक हेयर्स थे, उसने एक कैप भी पहन रखी थी और वो इचिको की बहन है। इन सारे क्लूज को मिलाकर ये बंदा कारिन का एक चेहरा तैयार कर लेता है पर अपनी कलाकारी देखकर इसको खुद को ही हंसी आ जाती है। ये क्या है भाई। ओरिहिमे भी अपने पास्ट के एक इंसिडेंट को याद करने लगती है जहाँ ये तात्सुकी की रक्षा करना चाहती थी और ओरिहिमे दोबारा से उन सभी इमोशंस को फील करने लगती है जिसकी वजह से इसके हेयर पिन से चमकने लग जाते हैं और इसके सामने वो सभी फेरीज आ जाती हैं। ओरिहिमे खुश हो जाती है कि अपनी पावर्स को दोबारा से एक्टिवेट कर सकती है पर ये फेरीज ये जानकर काफी ज्यादा नाखुश होते हैं कि इस ओरिहिमे ने ऐसे ही फालतू में इन्हें बाहर बुला लिया भाई सोते हुए। इसी वजह से ये सभी फेरीज ओरिहिमे को बुली करने लग जाते हैं। यहाँ पर इचिको की कमर के ऊपर तेसाई बैठा होता है और इसकी जान निकले जाती है। अबे मोटा मैंने जहाँ से तुम्हारी चेन को काटा है उस जगह से वो चेन खुद ही गायब होने लग जाएगी, पर उसके गायब होने से पहले तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर पूरा काबू करना होगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम एक सोल रीपर बन जाओगे, पर अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम एक हॉलो में बदल जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम एक सोल रीपर बनते हो या एक हॉलो में बदल जाते हो। उराहारा इचिको को एक गड्ढे के अंदर डाल देता है और इसके हाथ पैर बांध दिए थे क्योंकि इचिको को बिना अपने हाथों का यूज करके इस गड्ढे से बाहर निकलना है, सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके। तेसाई भी यहीं पर बैठा होता है। अबे ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हो? यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें सोल रीपर में बदलना ही होगा वरना तुम इसी गड्ढे में मारे जाओगे। इचिको बहुत ज्यादा कोशिश करता है और दीवार के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है पर ऑब्वियसली नीचे गिर जाता है। इचिको की इन हरकतों को देखकर ऊपर से ये सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तुम्हारे पास 3 दिन का समय है इचिको, या तो अपनी पावर्स को जगाकर एक सोल रीपर में बदल जाओ या 3 दिन के अंदर अंदर तुम एक हॉलो बन जाओगे और हमें मजबूरी में तुम्हें मारना होगा। और तभी अचानक से इचिको की पूरी चेन के ऊपर काफी सारे मुंह उग जाते हैं जो कि बहुत जल्दी इसकी चेन को खाना शुरू कर देते हैं और अब सोल चेन खत्म हो जाती है और इचिको की छाती के ऊपर एक होल क्रिएट हो जाता है जिसका मतलब है कि अब इचिको एक हॉलो में बदलने वाला है और इसका हॉलोफिकेशन शुरू हो जाता है। उराहारा सीरियस हो जाता है क्योंकि इसे अंदाजा है कि अब इसे इचिको की जान लेनी होगी और इचिको को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। इचिको को बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा था और तभी इचिको अचानक से किसी और ही जगह पर पहुंच जाता है। इस जगह पर सब कुछ अपसाइड डाउन होता है, बिल्डिंग स्टेडी हो रखी होती है और इचिको को समझ में ही नहीं आता है कि भाई मैं हूँ कहाँ पर, ये मैं अचानक से कहाँ पर आ गया। तभी इसे एक आवाज सुनाई देती है, इचिको ये कहाँ पर हूँ मैं? पर इस बात का ये आदमी कोई भी जवाब नहीं देता है और इचिको को अपना नाम बताने लगता है पर इचिको को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। उस आदमी ने तुम्हारी सारी ताकतों को डिस्ट्रॉय नहीं किया था और तभी अचानक से इचिको नीचे गिरने लगता है। तुम्हारे पास खुद की भी सोल पावर्स मौजूद है पर वो इस दुनिया के अंदर है। जल्दी अपनी सोल पावर्स को ढूंढ निकालो और एक शिनिगामी में बदल जाओ। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम एक हॉलो में बदल जाओगे। ये बंदा कुछ बॉक्सेस की तरफ इशारा करता है जो कि आसमान से नीचे गिर रहे थे। तुम्हारी सोल पावर्स इनमें से किसी एक डिब्बे के अंदर मौजूद है पर तुम्हें उसे खुद ही ढूंढना होगा। अरे मैं कैसे ढूंढूंगा? और इसे उरियो इशिदा की कुछ बातें याद आती हैं कि सोल रीपर्स की सोल रिबन्स हमेशा रेड कलर की होती हैं। इस बात को याद करते ही एक रेड कलर की रिबन को ढूंढ लेता है और इचिको एहसास कर जाता है कि इस रिबन वाले बॉक्स के अंदर ही इसकी सोल पावर्स इसे मिल जाएंगी और इस रिबन को खींच लेता है और ये रिबन वाला बॉक्स खुल जाता है और इचिको देखता है कि इस बॉक्स के अंदर इसकी सोड का हैंडल होता है और समझ जाता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इसकी जानपाक्टो की सोल है। ये जगह तबाह होती जा रही है, जल्दी करो इचिको। और रियल वर्ल्ड के अंदर इचिको की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। बाजी
थोड़ी हालत तो खराब हो गई, लग रहा मैंने तो खत्म करना पड़ना। चल भी मंदिया, तेरा टाइम समाप्त हो गया। तेसाई अपनी मैजिकल स्पेल का यूज करके इचिगो को सील करना शुरू कर देता है और तभी यहाँ पर एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है जो कि इचिगो के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से हुआ था और इचिगो इस गड्ढे से बाहर आ जाता है। पर जिंटा ये देख कर हैरान रह जाता है कि इचिगो ने अभी सोल रिपर्स की यूनिफॉर्म तो पहनी हुई है पर इसके चेहरे पर एक हॉलो मास्क है। ये क्या है? इचिगो एक हॉलो है या एक शिनिगामी? और तभी इचिगो अपने मास्क को तबाह कर देता है जिसका मतलब है कि अब इचिगो पूरी तरह से शिनिगामी में बदल चुका है। इचिगो उराहारा पर गुस्सा करता है, साला तूने मुझे गड्ढे में फेंक दिया था ना, अब इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा उराहारा। अब तो गया बेटे। मैं काफी समय से तुमसे लड़ना चाहता था इचिगो, पर मेरी बात को याद रखना, ये फाइट बहुत ही ज्यादा सीरियस होने वाली है जिसमें मैं तुम्हें जान से मारने की कोशिश करूंगा और बदले में तुम्हें मेरे इस हेड को मेरे सर से अलग करना होगा। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम जीत जाओगे, पर इस फाइट को सीरियस लेना क्योंकि मैं तुम पर जरा सा भी रहम नहीं करने वाला हूँ। और ऐसा बोलकर उराहारा अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और हमें पता चलता है कि इस बंदे की स्टिक के अंदर इसकी स्वॉर्ड छुपी हुई है। भाई ठीक है, देखते जाओ मैं कैसे तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और इस सीरीज का दूसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो गाइज प्लीज इस वीडियो पर 7000 कमेंट्स का टारगेट पूरा कर दीजिएगा। और गाइज मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको बहुत ही जल्द कंप्लीट कर देंगे और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।